हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 70 को लेकर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर लास्ट में, उसके लिए सेट लेकर आ गए हैं। इस जो सीरीज होने वाली है हमारी बीपीएससी 70 का, इसमें आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आपको सेट देखने को मिलेगा। देखिए, आज का जो हमारा सेट है ये आपका इम्तिहान आईएएस का है। इसके अलावा आपको यहाँ पे परम आईएएस का, आस्था आईएएस का, एडुटेरिया का, प्लेटफॉर्म का, परफेक्शन आईएएस का, बहुत सारे ऐसे सेट जो कि बीपीएससी 70 के लिए महत्वपूर्ण है, जो अच्छे खासे क्वेश्चन को तैयार करते हैं, आपको एग्जाम में अच्छे खासे मदद करते हैं। वो सारे इंस्टीट्यूट का आपको सेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी का, आपको पता है कि सितंबर लास्ट में होने वाला है। और तैयारी जो होता है, देखिए, अगर हम लोग सेट मारते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों को, जिससे कन्फ्यूजन होता है, आपका ऑप्शंस को लेके बहुत सारे से कन्फ्यूजन होता है, वो दूर होता है। तो दोस्तों, अभी जो हमारा ये सेट चलने वाला है ये आपका है टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे जैसे आपका एशियंट हिस्ट्री का ये टेस्ट होने वाला है। आपको ये जो टेस्ट है इम्तिहान का, ये जो फर्स्ट से टेस्ट जो होने वाला है ये आपका है एशियंट हिस्ट्री से है। और इसके अंदर आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, द फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट एंड द फर्स्ट 6 चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक और पास्ट वन का जो इसमें क्वेश्चन है ये आपको सम्मिलित है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्या कर ले, ऑन कर ले। देखिए दोस्तों, अगर अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अभी से ही सेट लगाना और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, तो देखिए, इस जो आपको दिया गया है पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका 150 क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि टाइमिंग जो होता है, आपका टाइमिंग कितने घंटे की है? 2 घंटे की होगी। और पेपर कितनी है? पेपर का प्रश्न जो होगा 150 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा और एक गलत अंक पे आपका क्या होगा, 0.33 को क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन से। देखिए, वैसे इस पीडीएफ में तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, लेकिन हम लोग हिंदी पे ही कमांड करेंगे, हिंदी को ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये आपका किसका है? एशियंट हिस्ट्री का है। और आपको हमने बता दिया कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक सम्मिलित है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन दिया गया है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ईसा की दूसरी सदी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। तो ये बात क्या है आपका? ये बात आपका सही है। अगला सवाल दिया है, अगला बात बोला जा रहा है कि हिंद यवनों में भारत में सिक्का निर्माण की ढाई विधि का प्रचलन किया। ये भी आपका सही है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। तो ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि पुरान पाषाण के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया गया है और इसको आपको क्या करना है? मिलान कर देना है। तो मिलान कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए दिया पहलगाम दिया हुआ है, तो पहलगाम का क्या हो जाएगा? पहलगाम का हो जाएगा आपका कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। बेलन घाटी का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद जिले उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। और नेवासा का क्या हो जाएगा? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र हो जाएगा। और अट्टिरम पक्कम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 2 3 4। ये आमने सामने आपका इसका आंसर दिया गया है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्न कथन पर विचार करना। देखिए, पहले तो देख लेते हैं कि क्या पूछा रहा है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत देखना है। ठीक है, तो देखेंगे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व पाषाण काल के आदिम मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। तो ये बात आपका क्या है? ये तो सही है आपका, ये गलत नहीं है। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी के क्षेत्र में हथनौरा मध्य पाषाण काल के में
से संबंध से मिला है, तो ये भी क्या है आपका सही है। ठीक है, मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका का माना जाता है, ये भी बात आपका सही है। तो इसमें कोई भी क्या है, कोई भी आपका गलत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को कहा जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिर पंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हुआ है आपका महदहा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल बिहार से संबंधित है। तो बिहार से जो संबंधित है ये कौन सा है, ये आपका है चिरांद। कौन सा है, चिरांद। ये आपको याद रखिएगा, बिहार से जब भी सवाल आता है तो ये चिरांद का आपका ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किस काल में मानव की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही है, इसमें कथन सही ढूंढना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कथन सही ढूंढना है। तो सर्वप्रथम 1860 में ली मेसुरियर, जिसको ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया था। ये आपका क्या है, सही है। अगला है कि इस काल के निवासी सबसे पुरानी कृषक समुदाय के थे। ये भी बात क्या है आपका सही है। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ये भी क्या है आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर। उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले कौन से धातु का यूज किया गया था, ये किया गया था आपका ए नंबर तांबा का। किसका किया गया था, तांबा का किया गया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है आपका कोलडीवा से। कहाँ से हुआ है, कोलडीवा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है, मतलब किस काल में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको किस काल में रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अध ऐतिहासिक काल हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। जो बी नंबर इसका राइट आंसर है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, किस पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है, क्या है, कौन सा गलत कथन है, इसमें से आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी जो है सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात तो आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी थी। यही बात आपका सही है। और अगला दिया गया है कि हड़प्पावासियों ने अपने औजार उपकरणों के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, ना कि कांसे का। जाहिर सी बात है, ये तीनों आपका सही है। उस समय सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था और मानव सबसे पहले तांबा का ही यूज किया था। ठीक है, तो 14 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सबका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना था। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में। तो सबसे ज़्यादा आपको गुजरात राज्य जो है इसमें आपको देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों अगला सवाल हमारा है कि निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखिए, और विचार किस पे करना है, तो कथन सही पे करना है। किस पे करना है, कथन सही पे आपका क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो ये आपको बात पता ही है कि कौन सा है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन दिया है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये भी आपका बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी नंबर हो जाएगा, एक और दोनों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मिलान करना है। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है और इसका सही मिलान आपको करना है। ठीक है, तो इसका राइट आपको आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन है, तो सुतकोटदा है। सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल क्या है, आलमगीर है। सर्वाधिक उत्तर पुरास्थल कौन है, मांदा है। और सर्वाधिक दक्षिण पुरास्थल क्या है, दामाबाद है। ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, और अपना पश्चिम पूरब करके इसको सजा लीजिएगा। ठीक है, तो ईस्ट में कौन सा आपका हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में आलमगीर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पश्चिमी में कौन हो जाएगा, सुतकोटदा हो जाएगा। और उत्तरी में क्या हो जाएगा, मांदा हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे क्या हो जाएगा, दामाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3 4 आपका सही है। डी नंबर आपका सही आंसर है, सभी आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बंदरगाह कहाँ पे था, ये था आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया, यहाँ पे देखिए लोथल। लोथल आपको पता है ना, गुजरात में जो लोथल जगह है उसमें क्या था आपका, ये आपका बंदरगाह था। और सुतकोतदा जो अभी पाकिस्तान में है, इसका डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये कौन सा जगह था, ये आपका जगह था, क्या था, ये है कालीबंगा। कौन सा, सॉरी सॉरी कालीबंगा नहीं, सॉरी मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो, गलती हो गई। मोहनजोदड़ो इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आपको वहाँ पे नर्तकी के क्या हुआ, कांस्य की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर क्या करना है, विचार करना है। सिंधु घाटी, तो यहाँ पे किस किस पे विचार करना है, तो सही कथन पे यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। तो पढ़ेंगे इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये बात आपका क्या है, सही है। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता जो थी वो ग्रामीण नहीं था, वो क्या था, आपका शहरी सभ्यता था। तो ये आपका सही आंसर नहीं है। सिंधु घाटी की के कई नगरों में मंदिर का अवशेष प्राप्त हुए, तो ये भी बात आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। कौन सा, कालीबंगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाई बस्ती, देखिए यहाँ पे हड़प्पाई बस्ती अफगानिस्तान से में प्राप्त हुई है। तो अफगानिस्तान में कौन सा प्राप्त हुआ है, ये हुआ है मुंडी गाक। कौन सा, मुंडी गाक, आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है कि सैंधव सभ्यता के स्थल एवं नदी का सही मिलान करना है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, सबको सही मिलान कर देना है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मिलान करेंगे हम लोग। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है, रावी नदी के पास है, आपको पता है। और मोहनजोदड़ो जो है ये आपका है सिंधु नदी के पास है। ठीक है, और आपका लोथल जो है ये कहाँ है, भोगवा नदी पे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी पे है। और धौलावीरा कहाँ पे है, तो लूनी नदी पे है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शंस देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डी नंबर दिया हुआ है 2 3 1 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करना है। तो सही मिलान आपको कैसे करिएगा, देखिए आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मनके बनाने के कारखाने जो थे लोथल में थे। जूते हुए खेत कहाँ से मिला है, आपका कालीबंगा से मिला हुआ है, आपका कालीबंगा से हुआ है। मिट्टी के बने हल जो है आपका बनावली से हुआ है। कांसे के खिलौने गाड़ी जो होते हैं चनहुद्रो से हुई है। और बर्तन पर मछुआरे का चित्र कहाँ से हुआ है, ये हड़प्पा से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये आमने सामने आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सैन्य सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका सैन्य सभ्यता का समाज जो था प्रीति सत्तात्मक था, ये आपका क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था, आपको पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा।
आपको पता है कि पितृसत्तात्मक जो होता है और मातृसत्तात्मक होता है उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, मातृसत्तात्मक जो होता है तो वहाँ पे मतलब कोई भी आपका जाएगा तो आपके माता के नाम से जाना जाता है, उसी को बोलते हैं मातृसत्तात्मक। और जो पिता के नाम से जाना जाता है ना, आपकी पहचान होती है, वहाँ पे उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग को चालको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका है भीमबेटका की गुफा। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। देखिए 30 नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ये तो आपका सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश, ये भी आपका सही है। डी नंबर में दिया गया कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से। ये क्या है आपका? ये डी नंबर जो है आपका जैसा क्या है? गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, जो कि ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल कहाँ से वर्करार ईंटें मिलती है? वर्गाकार सॉरी, तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्गाकार ईंट मिले हैं। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चनहुद्रो जो है वहाँ पे आपको मिले हैं, वर्गाकार ईंट मिले हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा पुरास्थल है जहाँ से प्राप्त मृद भांड पर चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका लोथल। कहाँ पे? लोथल में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि सैंध सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों को विपरीत या नगर के दो भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर दे दिया गया आपका सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के पुरस्थल धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये किसका शाब्दिक अर्थ होता है? ये होता है सफ़ेद कुआं। किसका? सफ़ेद कुआं। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था, तो ये आपका क्या है? सही है। और अगला दिया हुआ है कि व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी। ये भी बात आपका सही है, दोनों सही है। और समाधान की 3 पद्धति मिलती है, तो ये भी बात आपका सही है। धातु से प्राप्त एक ही भी मूर्ति प्राप्त नहीं है, तो ये बात आपका क्या है? गलत है। ठीक है, धातु से तो आपको मिले ही हैं, कांस्य का मिले हुआ है, मूर्ति मिला हुआ है आपको, और तंबा का आपको चीज़ें मिली हुई है बना हुआ, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर डी नंबर दिया हुआ है। डी नंबर में दिया हुआ है ना, 1 2 3 दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसकी बात करी गई है। तो रोपड़ जो है ये हरियाणा में है, ये आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि जो रोपड़ है ये कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, बाकी लोथल गुजरात में है, कालीबंगा आपको राजस्थान में है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही है। लेकिन रोपड़ क्या है? हरियाणा में ना होकर पंजाब में, तो इसका क्या होगा? गलत। ये सी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरस्थल धोलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही कथन नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये राजस्थान में अवस्थित है, तो ये आपका क्या है? सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक मिनट, अगला सवाल आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर तथा वहाँ से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सही मिलान करना है, जो वहाँ से साक्ष्य मिले हैं उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा
जो वृषभ मुद्रा मिला है, कहाँ से मिला है आपको? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता जो है ये कालीबंगा से मिला हुआ है। सावधान R37 ये जो आपका था ये हड़प्पा से मिला हुआ है। और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाना ये आपको कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला हुआ है। तो ये आमने सामने सब दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पशु शेर के अवशेष अभी तक सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये आपका सही है। पशु घोड़ा गाय सिंह एवं ऊँट का अंकन इस संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इस संस्कृति से ही मिलते हैं, तो ये भी आपका क्या है? सही आपको दिया हुआ है। ठीक है। और इस संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, तो ये भी क्या है आपका? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे देखिए डी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वह संध्योकालीन पुरस्थल जहाँ की द्विसौ संस्कार का साक्ष्य मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगन हो जाएगा। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि भावचित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव्य वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका बेस्टोफेदन। क्या बोलते हैं? बोस्टोफेदन बोलते हैं। इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि संत सभ्यता के स्थल तथा उनके उत्खननकर्ता का सही युगम क्या है, तो इसका सही युगम क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे हड़प्पा जो है राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, ये आपका सही युगम है। बाकी आपको जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पे सही युगम क्या होगा? हड़प्पा का राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पे नहीं छूट गया है, ठीक है ना? नहीं लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है? तो हड़प्पा का राखल दास वैसे देखिए आपको पता है कि धौलावीरा का जो उत्खनता है वो जेपी जोशी हैं, लोथल का MSR राव है, और हड़प्पा का जो है आपको पता है कि दयाराम सहनी जो है, इसका आपका राइट आंसर होगा। और रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें नहीं लगाइएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो बाकी क्या है? सब सही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरस्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये किससे हुआ है? ये हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। बी नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलन करना है। ठीक है। इसमें क्या करना है? सही सुमेलित आपको कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है MR सहनी जो है इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भिक परिवर्तन हो जाएगा। और जॉन मार्शल जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा प्रशासनिक शिथिलता हो जाएगा, इसका राइट आंसर। और आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑरेल स्टाइन जो दिया हुआ है इसका जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। और ऑर्जेट मैक एवं जॉन मार्शल के द्वारा बाढ़ का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 4 3 जो आपका ऑप्शन होगा, ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है 1 2 4 3 डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से आयात किया जाता था, तो आपका टीन जो होता था ये अफगानिस्तान से क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। बाकी आपको देखिए बाकी आपको यहाँ पे दिया हुआ है खेती में तो आपको जो क्या बोलते हैं, आपको सबसे ज़्यादा आपको तांबा देखने को मिलता है। अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल है कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान को नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाधि R37। किसको दिया गया है? समाधि R37 दिया हुआ है, R37 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का निर्माता के रूप में द्रविड़ों को निम्न में से कौन मानता था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये मानते थे राखल दास बनर्जी। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 49 में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक
टुकड़ा मिला है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से आपको मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सा गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ये तो आपका सही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ये भी आपका सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। दोस्तों ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पाई सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बाकी आपको देखने को मिल रहा है ए बी सी, ये क्या आपका सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो कथन है आपको सही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में से केवल पशु पक्षियों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो ये बात गलत है। ठीक है। सिंधु सभ्यता से आपको तो पशु पक्षी के अलावा स्त्री वगैरह का होगा, नर्तिका वगैरह का हो गया, भगवान, ये सब का भी आपको क्या बोलते हैं, मूर्तियाँ देखने को मिला हुआ है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन 2 में सदैव सभ्यता की मृण मूर्तियों में से नर की अपेक्षा सर्वाधिक नरी की मृण मूर्तियाँ मिली है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे आपका जो है आपकी सही पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि दिया हुआ है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र जिसको हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये आपका बात सही है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेदीन कालीन आर्यों के स्वर्ण, चांदी और ताम का ज्ञान था। ये आपका गलत है। 2 नंबर आपका गलत है। आपको अगला सवाल देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि 3 में आपका दिया हुआ है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े की पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये भी आपका सही है। सिंधु सभ्यता के पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये भी आपका सही है। तो सही क्या है आपका, 1, 3 और 4 इसका सही जवाब है। तो 1, 3 और 4 दिया हुआ है आपका सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में वाजपति होता था। तो ऋग्वैदिक काल में वाजपति कौन होता था, ये होता था आपका ग्राम की मुखिया। सी नंबर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी अभिलेख। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका 55 नंबर दिया हुआ है और सवाल ये है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतलाया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मध्य एशिया। कौन सा है, मध्य एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि ऋग्वेद में आर्यों की जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें डी नंबर अकीन जो है आपका शामिल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि आर्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो निम्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत में, यहाँ पे पहले पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन है। यहाँ पे गलत देखना है। ठीक है। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था। तो ये बात तो आपका सही है। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सैंधव प्रदेश के में बसना प्रारंभ किया था। ये भी आपका सही है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश के इंगित करते थे। ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है आपको, ये आपको मिलता है ऋग्वेद में। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। तो असत्य कथन जो आपका है, इसमें देखिए पहले पढ़ लेते हैं। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ये तो आपका सही है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये भी आपका सही है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है। ये भी आपका सही है। और इस वेद की यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये आपका जो है
ये आपका गलत है। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में आपका नहीं पता चलता है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो देखिए, गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिला, तो ये तो सुमेलित है। हस्तलिखित ऋचाएँ जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल से मिला, ये भी सुमेलित है। 4 वन का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से है, ये भी आपका सुमेलित है। सोम को संप्रीत जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल, ये आपका क्या है, ये आपका संप्रति आपका नहीं है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो कि सोम को संप्रीत जो है ना, ये 9वें मंडल में आपका है। किस में है, 9वें मंडल में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका आया हुआ है, सिंधु नदी का। किसका आएगा, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा आपका वर्णन है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि ऋग्वेद में किस ईरानी ग्रंथ के सम्मान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिंद मजदा जो दिया हुआ है आपका राइट आंसर, सॉरी जिंद मस्ता नहीं, जिंद अवस्था आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो दिया हुआ ना, जिंद अवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, माता अन्न पीसने वाली है, कवि अंग्रिश। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल से वर्णित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पहला। किसका हो जाएगा, पहला से आपका वर्णित है। अगला सवाल देखेंगे कि वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करना है। क्या करना है, सही मिलान करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, विस्ता जो है झेलम नदी से है, तो और परुष्णी जो होगी आपकी रावी नदी से, विपाशा जो होगी, विपाशा जो आपका है ये आपका कहाँ से है, ब्यास से। कहाँ से है, ब्यास से है। और शत्रुदी आपकी कहाँ से हो जाएगी, सतलज से हो जाएगी। कहाँ से, सतलज से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सी का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 1423। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अफगानिस्तान का वर्तमान वह नदी जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, तो कहाँ पे उल्लेखित है, ये आपका है कुरम और काबुल में। कहाँ पे, कुरम और काबुल, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजशेखर ने किस नदी को आर्यवर्त और दक्षिण पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। कौन सा, नर्मदा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये किसके लिए उपयोग किया गया है, ये किया गया है धन्नो। किसके लिए, धन्नो, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्यों के लिए ब्रह्म ऋषि देश संबंध था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, गंगा यमुना क्षेत्र से। किससे, गंगा यमुना क्षेत्र, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि आर्यों के विजयी होने के कारणों में कौन शामिल नहीं है। तो ये इसमें कौन शामिल नहीं था, ये जो गाय दिया गया है ये आपकी शामिल नहीं थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। अगला सवाल 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और किस पे, सही कथन पे। किस पे करना है, सही कथन पे करना है। और क्वेश्चन दिया गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। तो ये बात तो आपका सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये भी बात आपका क्या है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, किस में हुआ था, ये हुआ था आपका 7वां में, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम बताइए। तो यहाँ पे आरोही क्रम जो होगा, देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो कुल होता है, कुल होगा, यहाँ पे देखिए कुल मिला हुआ है। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्राम, ग्राम भी यहाँ पे हुआ है, कुल और ग्राम यहाँ भी है, कुल ग्राम और यहाँ भी है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा 20। तो देखिए ये तो कट गया आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे कुल ग्राम 20, कुल ग्राम 20 यहाँ पे आ गया। अगला देखेंगे जन, तो जन कहाँ है, यहाँ पे जन है, उसके बाद आपका राष्ट्र होता है। तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये बाकी सब गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको पता है कि जो कुल होता है उसका कुल का प्रधान कौन होता है, उसको कुलप बोलते हैं। ग्राम का प्रधान को क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। ठीक है, और 20 का प्रधान को बोलते हैं बीसपति बोलते हैं। और जन के शासन राजन कहलाते हैं। क्या होते हैं, जन के शासन जो करते हैं उसको राजन कहते हैं। और ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है। क्या करना है इसमें, सही को मिलान कर देना है।
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद आपको मिला है। तो देखिए ऋग्वेद का जो हो गया आपका ईश्वर का महिमा हो जाएगा, ए नंबर आपका, ठीक है। और यजुर्वेद का दो देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए कर्म कांड जो होता है ये आपका यजुर्वेद का हो गया। सामवेद का संगीत से आपको है, सी से 1 हो जाएगा आपका। और अथर्ववेद जो है ये आप किसके लिए है? तो ये आपका औषधि एवं जादू टोना संबंधित है। तो इसका आपका मिलान देख लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सी नंबर 2314 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद गद गद एवं पद दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो यजुर्वेद होता है आपका ये आपका गद एवं पद दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो सामवेद होता है इसको आपको क्या बोलते हैं? एक मिनट, हाँ सामवेद आपको जो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे महिवेद हो गया, ब्रह्मवेद हो गया, वैश्यवेद हो गया, ये तीनों नाम से आपको जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चारों आप जो आश्रम है किस किस में मिलता है? ये मिलता है आपको यहाँ पे देखिए ए नंबर दिया हुआ है, जाबलोक उपनिषद में आपको मिलता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस में देखने को मिलता है। तो ये किस में देखने को मिलता है? ये आपको मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयुर्वेद जो है किस वेद का उपवेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वेद त्रयी में शामिल वेद हैं। तो आपको पता है कि वेद जो होता है वेद त्रयी में 3 ही शामिल है, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अथर्ववेद जो है ना इसको नहीं शामिल किया गया, ये बाद में आपका ये हुआ था, लिखा गया था। अगला सवाल आपका है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी। ये बात तो आपका सही है। देखना क्या है? सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो ये क्या है? सही है। गारो पहाड़िया और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो ये आपका क्या है? ये आपका सही नहीं होगा, बी नंबर आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आप दबिएगा? ये आपका हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए कृषि की शुरुआत 6000 वर्ष पूर्व जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कितने साल पहले हुआ था? ये हुआ था आपको 8000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 8000 साल पहले हुआ था, ना कि 6000। ठीक है। बाकी देखिए सिंधु के किनारे पहले शहर 4700 साल पहले बना था। ये आपका सही है, ठीक है। उसके अलावा मगध साम्राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सही है आपका, ठीक है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या करना है? कथन पर विचार करना है। देखना क्या है? सही उत्तर इसमें से चूज करना है। क्या करना है? सही। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुरनूल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए गए हैं। तो ये क्या है? सही है, पाया गया है। चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक के हुंसगी में पाए गए हैं। कहाँ पे? हुंसगी में पाए गए थे। तो ये दोनों आपका क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका बुर्जहोम। कौन सा? बुर्जहोम जो है ये आपका पुरापाषाणकाल स्थल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करिए। यहाँ पे जोड़ी दिया गया है, इस पर आपको क्या करना है? विचार करना है। देखिए गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में। चलिए ये सही है आपका।
ठीक है, पहले क्या करना है, इसमें सही सुमेलित खोजना है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये क्या है आपका सही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि बजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, चिरांद वर्तमान में, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए गेहूं और मसूर, गुफर गुफकराल वर्तमान कश्मीर में, ये आपका सही है। चावल, खंडित पशु हड्डी, कोल्डीवा वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4। क्या हो जाएगा 1 3 4। और देखिए यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है 1 3 4 आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओखली और मुसल के निशान पाए गए हैं, तो ये कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है आपका दाऊजाली हेडिंग में। कौन सा, दाऊजाली, दाऊजाली हेडिंग, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी। तो कौन सी धातु अज्ञात थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा आपका अज्ञात धातु था। अगला सवाल है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे देखिए सिंचाई के कुछ प्रकार के साक्ष्य मिले, तो सही है। सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्तु में अज्ञात थे, ये गलत है आपका। कई शहरों में नालियाँ ढकी हुई थी, सही है आपका। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में भंडार गृह थे, तो यह भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या कथन सही पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंस एक कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी और इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमकी और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्राचीन शहरों कालीबंगन और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है। तो इसमें कौन सी खोज आम होगी, तो ये देखिए यहाँ पे अगिनवेदिया जो आपका है, ये क्या है, खोज आम है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि महाराष्ट्र के किस ताम्रपाषाण स्थल में सिंचाई, नहर और तटबंध का साक्ष्य मिलता है। तो ये किसका मिलता है, ये मिलता है आपका दायमाबाद। कहाँ मिलता है आपको, दायमाबाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि भारत में वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, कथनों में सही चूज करना है। क्या करना है, इसमें आपको सही चूज करना है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो देखिए इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। तो इसका राइट आंसर आपका ये भी सही है, आपका एक नंबर सही है आपका। ऋग्वेद में कुछ भजन विश्वामित्र नामक ऋषि और दो नदियों व्यास और यमुना के बीच संवाद के रूप में है, ये आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में लोहा अज्ञात था, तो ये भी आपका क्या है, सही नहीं है। दस्यु आर्यों के विरोधी थे जो आज्ञा यज्ञ नहीं करते थे, ये आपका सही है। 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 1 और 4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बी नंबर में 1 और 4 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन क्या है आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे। ये क्या है आपका बी नंबर सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी नौपाषाण काल की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था जो है एक विशिष्ट विशेषता नहीं है इसका। बाकी एक छेदा हुआ आयताकार चॉपर या चाकू, ये आपका अति विशेषता है। कुत्ते को उनके मालिकों के साथ दफन करना, ये भी विशेषता है। शंक्वाकार छत वाले गड्ढे वाले आवास, ये भी आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि कृषि की शुरुआत बेहतर किस्म और औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी, लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग को नए पाषाण युग में बदल दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिश और पीसने की तकनीक पर आधारित उपकरण जो था ये आपका युग को बदल दिया था। ए नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन लोग पशुपालक थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पिक लीहल। कौन, पिक लीहल आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल 98 नंबर है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है। तो इसमें से देखिएगा कौन सा आपका स्थित नहीं है। ये देखिए आपका आदमगढ़ जो है ये आपका गंगा के मैदान में स्थित नहीं है। बाकी आपका चौपानी, मांडो, सराय नहर राय, दमदमा ये सब आपके क्या है, गंगा के किनारे आपको स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मेगालिथिक दफन प्रथा की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कब्र की वस्तुओं में तांबा, कांस्य और सोने की वस्तुएं वस्तुएं समान रूप से आम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलश्रय नहीं है। तो इस पे किस पे नहीं है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के बागौर में आपका शैलश्रय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन जो है, ये जो इसमें आपको सेट कराया जा रहा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए कितना अच्छा इसको सेट किया गया है। आपकी एकदम न्यू बेस्ड जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से मतलब थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको सेट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए ये सेट जो है हम हमेशा एक दिन गैप करके कराएंगे आपको, और ताकि आपको रिवीजन करने का भी आपको मौका मिल सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि पाषाण ताम युग में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पाषाण तांबे की संस्कृति की पृष्ठभूमि मूलतः शहरी थी। तो ये आपका क्या है, गलत है। क्या है आपका, गलत है। इसमें सही तो चूज करना है आपको। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के वजूद शिशु नैतिकता की दर बहुत ऊंची थी। तो ये आपका क्या है, 2 नंबर आपका, 2 नंबर इसका क्या है, सही आंसर हो गया। ठीक है, उसके अलावा लोग टीन के तांबे के साथ मिलाने और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु बनाने की कला को से परिचित नहीं थे। तो ये आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए बी नंबर में आपको दिया हुआ है, 2 और 3 आपका बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी और भोजन संग्रहक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विचार करना है और यहाँ पे क्या करना है, सही उत्तर देखना है। यहाँ पे सही कथन को सुझाव करना है आपको। ठीक है, तो दिया हुआ है कि भारत का प्रारंभिक मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, जिसको स्टोनेज बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये इसका 1 नंबर तो सही है। अगला देखेंगे कि बकरियों, भेड़ों और मवेशियों का शोषण किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही है आपका। उस समय तो आपको वही सब खाया जाता था, शिकार ही किया जाता था। कहा जाता है कि मनुष्य लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले भारत की धरती पर अवतरित हुए थे। ये आपका बिना लॉजिक का है, 3 नंबर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में देखेंगे आपको यहाँ पे 1 और 2 दिया है, सी नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि उपमहाद्वीप में दर्ज या संग्रहित अधिकांश निम्न पुरापाषाणकालीन कलाकृतियाँ बनी हैं। तो ये किसी से बनी है, ये आपका बना है क्वार्टजाइट से। किससे, क्वार्टजाइट, डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करना है, सही उत्तर आपको चूज करना है। तो देखेंगे कि यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व तो हालांकि मौजूद थे, लेकिन समाज पर हावी नहीं थे। ये आपका सही बात लिखा हुआ है। इस काल में भारत की में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। ये भी आपका सही है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या गया है, सही पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शहरों की योजना बनाई गई थी। ये आपका सही है। गैर मानकृत बांटों का प्रयोग किया गया था। ये आपका गलत है। जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था थी। ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 3 हो जाएगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित था। तो ये कहाँ पे स्थित था, ये आपका स्थित था रावी नदी के पास। कहाँ पे, रावी नदी के पास। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा के जिन देवताओं के बाद में हिंदू धर्म में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया उनमें से एक है। तो उसमें से कौन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक तांगा वाला। कौन, एक तांगा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जिसको हम लोग गेंडा बोलते हैं, एक टांग वाला, जो एक सींग वाला जो बोलते हैं इसको। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत की तामपाषाण संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक मिनट आपको हम दिखाते हैं। वह मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में समुदाय थे, तो ये तो आपका सही है। वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं और कभी कभी निम्न श्रेणी का कांस्य उपयोग करते थे, ये भी सही है आपका। कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद उनमें से एक बड़ी संख्या दिखाई दी थी, ये भी आपका सही है। वे डी नंबर में देखिएगा कि वे गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित है, ये बात आपका गलत है। आपने देखा होगा कि सिंधु से लेके यहाँ पे आप बिहार के चिरांद से लेके आपको नीचे दायमा माधोगरा सब जगह ये क्या थे, यहाँ पे स्थित था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है 109 में कि लगभग सभी हड़प्पा कस्बों में बड़े अन्न भंडार थे, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करों का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्न भंडार का एक प्रकार से सार्वजनिक खजाने के रूप में कार्य करते थे, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के गढ़ में विशाल स्नानागार का संभावित उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कॉर्पोरेट सामाजिक जीवन सहित महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान जो था ये आपका सही नहीं था। संभावित उद्देश्य निम्नलिखित में से सही नहीं था। बाकी सामुदायिक स्नान और तैराकी, व्यायाम और पानी के खेल ये आपका सम्मिलित था, संभावित था। और सूखे और आपात स्थिति के दौरान उपयोग किए जाने वाली पानी का भंडारण ये भी आपका सही था। ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति की ताकतें, आपका बी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो इसके सिद्ध होती थी। क्या सिद्ध होती थी? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि पृथ्वी पर दफनाने में मृतकों का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था, ये आपका था। ठीक है, मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को दफनाना, ये भी आपका सही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, उत्तर दिशा में लाश को ऐसे करके जाता है, सुलाया जाता है आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका सामान को भी थोड़ा सा दफन किया जाता है, साथ में समाधि में जला दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 113 में, हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या कर रहा है, कथन गलत आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कि हड़प्पावासी लिंग उपासक थे, ये तो आपका सही है। पशुपति शिव का आपका वहाँ मेथी मिला हुआ है, ये आपका सही है। उन्होंने अपने देवताओं को मंदिर में रखा था, ये गलत है, वो मंदिर में नहीं रखे थे, कहीं साक्ष्य नहीं मिला है मंदिर का। ठीक है, वे मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, ये आपका सही है। वे पृथ्वी की उर्वरता देवी के रूप में देखते थे, ये भी आपका सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन, ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं है। बाकी आप देखिए अच्छी तरह से पकाए गए लाल बर्तन, ये आपका विशेषता है। चित्रित काले डिजाइन, ये भी विशेषता है। वनस्पति और ज्यामिति पैटर्न, ये भी आपका विशेषता है। लेकिन डी नंबर क्या है, इसका गलत जवाब हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, ये आपका सही उत्तर होगा, 2 नंबर, केवल 2, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन गलत आपको ढूंढना है। देखिए पढ़ेंगे कि वैदिक समुदाय ने ना तो कोई कराधान प्रणाली स्थापित की थी और ना ही कोई पेशेवर सेना, तो ये आपका सही था, ये तो ऐसा नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किसानों ने व्यापार और कस्बों के विकास में योगदान दिया था, तो इसका राइट देखिए यहाँ पे ये गलत है, ये आपका गलत है। उत्तर वैदिक काल में देहाती समाज के आदिवासी मिलिशिया की कृषि समाज और किसान की मलेशिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ये आपका सही है, ये भी सही है। और
और यहाँ पे दिए डी में दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक समाज में शूद्रों के रूप में कोई सेवा व्यवस्था नहीं थी, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कोनों पर और लंबी भुजाओं के मध्य में वर्गाकार बुर्जों के साथ पत्थर की किलेबंदी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुतकेतदा डोर है, सॉरी सुत्ते का एक सेकेंड सुत आई थिंक उड़ा रहे हैं। मैं कभी कभी जुबान थोड़ा सा ये हो जाता है ना, फंस जाता है, कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। सुत का केडोर है इसका, डी नंबर इसका राइट आंसर होता है। एक बार फंस जाता है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि उत्तर वैदिक काल में राजतत्व की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन सही देखा जाए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता था, ये आपका सही है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे कथन गलत पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि राजा का अधिकार जनजातीय सभाओं में विशेषकर सभा और समिति द्वारा काफ़ी हद तक सीमित थी, ये आपका सही है। सभा जनजाति के बुजुर्ग सदस्यों के लिए परिषद थी, शायद महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी, ये भी आपका सही है। समिति एक सामान्य जनजातीय सभा थी और सभा में से कम विशेष थी, तो ये भी आपका सही है। और डी नंबर में देखिए ये सभी सभाएं केवल राजनीतिक कार्य करती थी, तो ये आपका गलत है, डी नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, गलत है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला सवाल आपका है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था? ये होता था बाली, क्या होता था? बाली, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि वैदिक लोगों में सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत ढूंढना है, और गलत देखिए यहाँ पे दिया समाज समतावादी था, ये आपका गलत है। बाकी आपका ए बी सी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि समाज के 4 प्रकार के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हुआ गया था ऋग्वेद और पुरुषसूक्त का, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे देखिए कथन जो है आपको गलत चूज करना है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें इस काल में बहुपति प्रथा के कुछ संकेत मिले, ये आपका गलत है। बाकी देखिए हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई निशान नहीं मिलता, ये आपका सही है। इसी अवधि में बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं है, ये भी सही है। नियोग प्रथा इस अवधि के दौरान ज्ञात थी, ये आपका सही है। ए नंबर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वैदिक परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा? वैदिक परिवार के बारे में देखना है, कथन इसमें कौन सा गलत होगा आपका, ठीक है। चलिए देखेंगे। आर्य समाज की मूल इकाई जो होती है पितृसत्तात्मक परिवार थी, ये आपका सही है। पुत्र के जन्म का विशेष रूप से स्वागत किया गया क्योंकि युद्धों में उनकी आवश्यकता थी, ये भी आपका सही है। विवाह की पवित्रता को मान्यता दी गई थी, ये आपका सही है। बाल विवाह की अनुमति दी गई थी, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, डी नंबर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अनुमति नहीं थी। अगला सवाल देखेंगे। 1400 ईस्वी पूर्व एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है एशियाई माइनर में पाया गया था, तो ये किसका पाया गया था? तो ये आपका पाया गया था बोगाज कोई, क्या सा बोगाज कोई, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आर्यन या इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन शब्द मुख्य रूप से दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका एक भाषण समूह, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, आप देखिएगा जरूर। ये है आपका परोशनी नदी, कौन सा? परोशनी नदी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्म अपने और दूसरे के प्रति, पहले देखना क्या है, सही इसमें चूज करना है, क्या करना है? सही चूज करना है। तो लिखा हुआ है धर्म अपने और दूसरों के प्रति दायित्व और कर्तव्यों को निर्वाहन की अवधारणा थी, ये सही है आपका। रीत ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीज़ों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है आपका कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो ये क्या थी आपकी?
ये थी आपको प्रकृति की पूजा और यज्ञ, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल के लोगों को भी ज्ञात नहीं है? तो किसकी ज्ञात नहीं है? ये आपका है यहाँ पे कावेरी डेल्टा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों पर आर्यों की विजय का कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कारण नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि मूल निवासियों के बीच फूट जो ये है ये आपका कारण नहीं था। बाकी आर्यों के श्रेष्ठ सैन्य उपकरण, आर्यों की श्रेष्ठ संस्कृति, आर्यों की श्रेष्ठ संगठन पद्धति ये आपका कारण था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक वैदिक आर्यों के लिए अनिवार्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा तप। क्या है? तप, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दान, अध्ययन और एक क्या होता है उसका अनिवार्य होता है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भरत जो था ये आपका प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी, सी नंबर। बाकी कौरव, मत्स्य, क्रीविस ये सब थे आपके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आर्य और दसों के बीच संघर्ष की जानकारी प्रमुखता से मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का कोई साक्ष्य सिंधु स्थलों से नहीं मिलता है? तो ये आपका कहाँ से नहीं मिलता है? गन्ना, गन्ना जो है आपका सिंधु स्थलों से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बाकी जौ, चावल, मटर वगैरह सब आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और विचार क्या करना है? सत्य पे, कथन सत्य पे आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय में भी पाए गए हैं, तो क्या है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए ये एक नंबर आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र दो हिस्से में बटे थे, दुर्गगढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला तथा दूसरी पूर्वी टीला, ये भी आपका सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं, साथ ही मंदिर का भी स्पष्ट प्रमाण मिला है। देखिए जहाँ यहाँ मंदिर आ जाए आप वहाँ पे सीधे कीजिए कट, क्योंकि कहीं भी हड़प्पा सभ्यता या आप सिंधु सभ्यता की बात कर ली जाए कहीं भी आपको मंदिर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मूर्ति का जिक्र किया गया है, पूजा पाठ सबका जिक्र किया गया है, लेकिन मंदिर का जिक्र आपको नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो हो जाएगा। ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस एक ए में दिया हुआ है, एक और दो आपको दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे बात बोली जा रही है नहीं है, निगेटिव में है, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, चलिए पहले देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। ये तो आपका सही है। ग्रिड प्लानिंग जाते हैं ना, ऐसे होता है 90 डिग्री पे कटता है एक दूसरे को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको ग्रिड प्लानिंग वो 9 होता है। ठीक है, इस सभ्यता के घरों के फर्श व दीवार की जुड़ाई जिप्सम का प्रयोग होता था, ये भी आपका सही है। भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था, ये भी आपका तीनों सही है। ठीक है, डी नंबर में दिया गया है कि जल मल निकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है, जहां वर्षा जल के शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी। ये आपका जो है ये आपका जो डी नंबर होगा ये आपका नहीं है। डी नंबर आपका इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, विशेषता नहीं थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सिंधु सभ्यता की किस स्थल की ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे का निशान मिलते हैं? तो ये मिलता है आपको कहाँ पे? ये मिलता है चनहुद्रो में। किसमें? चनहुद्रो, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल का सिंधु सभ्यता की राजधानी माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका मोहनजोदड़ो। किसको? मोहनजोदड़ो को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देंगे। अगला सवाल 140 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या करना है? विचार करना है। और किस तरह का विचार करना है? सत्य कथन का विचार करना है आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लोथल की हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी, ये आपका सही है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपरी और निचले शहर दोनों में दुर्गीकृत थे, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। चनहुद्रो हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आपको कैसा विचार करना है? असत्य। इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है। क्या है? कौन सा असत्य है, इसमें आपको देखना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में मृद मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति तथा धातु मूर्ति तीनों गढ़ी जाती थी, ये आपका क्या है? गलत है। प्रस्तर तथा धातु की मूर्ति यद्यपि कम है तथापि कलात्मक दृष्टि से
उच्च कोटि की है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर होगा, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति की निर्माण कला को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका द्रविमोम विधि। क्या कहा जाता है, द्रविमोम विधि। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विख्यात धातु मूर्तियों का सही मिलान नहीं है, तो इसका कौन सा सही मिलान नहीं है, यहाँ पर दिए कांसे की पहिया युक्त गाड़ी बनावली। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, तो सत्य कथन का आपको क्या करना है, इसमें विचार करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि हड़प्पाकालीन चित्रकारी मृदभांडों पर दिखाई देती है, ये आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश पत्रों पर लाल रंग का चटकार काले रंग का चित्रकारी की गई है, आपका दोनों इसमें से सही है। ठीक है, तो ये क्या मारिएगा, यहाँ पे मारिएगा 1 और 2 दोनों इसका सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे आपको गलत कथन का चूज करना है कि कौन सा गलत कथन है। पढ़ लेंगे पहले। सिंधु लिपि भारत के प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ये बात आपका सही है। सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, यही गलत है आपका। हड़प्पाई लिपि की शैली का बेस्टोफेदन कहा जाता है, ये आपका सही है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड कितना हो गया हम लोग का, 145 हो गया। 146 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में हाल के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया। हल के लिए, हल जो होता है ना, जो खेती किया जाता है, जुताई होता है, उसका यूज किस लिए किया गया है और किस शब्द में प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लागल। क्या, लागल। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लागल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आपका, देखिए अगर अब इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। लागल जो होता है ये आपका हल के लिए यूज किया जाता है। जो करिसु जो लिखा हुआ है ना, ये करिसु जो है ये आपका होता है गोबर खाद के लिए। किस लिए होता है, गोबर खाद के लिए होता है। जो एक कुल्ले है, ये कुल्ले जो है आपका नहर के लिए होता है। क्या होता है, नहर के लिए होता है। और यह जो दात्र दिख रहा है आपको, दात्र या श्रेणी इसको बोलते हैं, इसको हाशिया के लिए किया गया है। क्या बोलते हैं, हाशिया, हंसुआ की तरह होता था। चलिए अगला सवाल आपका देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कथन सत्य की पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में पूर की चर्चा तो मिलती है लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती है। ये डी नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है डैश के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वी वेन ने हल और कृषि को जन्म दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो शतपथ जो ब्राह्मण है इसकी रचयिता कौन है, ये है आपका है यज्ञवल्क्य। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस वेद का कोई अरनायक नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अथर्ववेद जो है इसका कोई अरनायक नहीं है। और इसका ये जो सेट था इसका लास्ट क्वेश्चन 150 था, और ये आपका था किससे, एशियंट हिस्ट्री से आपका सारे क्वेश्चन थे, जो कि एनसीईआरटी के बेस पे सारे क्वेश्चन थे। और एग्जाम में के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जितने हम लोग ने क्वेश्चन करा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम का जब आप पेपर देखोगे, इसके पिछले जो प्रीवियस ईयर का जो हुआ था, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। देखिए जो हमारा बीपीएससी 70 का जो आपका सेट होगा ये एक दिन गैप करके आपको आएगा। ठीक है, और आपको इससे जुड़े रहने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।